6:30 बजे तक की बात करते हैं कि आज दिन भर क्या चलता रहा। आज दिन भर की अपडेट्स ये हैं कि आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के कारकुन जो सुबह 4 बजे तक जबर और फस्तायत का मुकाबला करते रहे, वो 4 बजे तकरीबन यानी नमाज फ़जर तक जो है वो मुकाबला करते रहे और उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई। और उसके बाद मोहसिन नकवी और इस निज़ाम और पूरी सरकार ने ये समझा कि अब सब अच्छा है, सब ओके है, कोई मसला नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब सारे मामला कंट्रोल में हैं, लिहाजा आप लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आइए, क्योंकि वैसे भी बहुत तबर्रा आप पे पड़ा जा रहा है, बहुत आप के बारे में डिस्कस हो रहा है कि आप खौफज़दा हो गए, आप भाग गए। और शायद कहीं और से भी शहबाज शरीफ को कहा गया होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा ख़ास तौर पे इन दो के इस्लामाबाद से भागने की वजह से पूरी नून लीग के अंदर एक खौफ था और सबको सांप सूंघ गया था। सब परेशान थे कि ये मतलब अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा मुल्क से इस्लामाबाद से भाग गए, शहर इक़्तिदार से भाग गए, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत संजीदा है, क्योंकि ज़ाहिर है इन दो शख्सियात के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है कि इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट भी दे रही होती हैं कि क्या चल रहा है, तो सब खौफज़दा हो गए। तो अब इनको कहा गया कि आप लोग वापस आएँ। शहबाज शरीफ तो वापस आ गए, ख्वाजा आसिफ साहब का भी नहीं पता चला कि वो वापस आए या नहीं आए। शायद ख्वाजा आसिफ साहब देख रहे थे कि आज का दिन भी शायद वो देख रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ तो लगता है हाथ हो गया, क्योंकि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं और मोहसिन नकवी साहब मिले हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट दी है, तो उससे आधे घंटे बाद दोबारा वहाँ पर माहौल बन गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक के अतराफ़ में मौजूद हैं, दोबारा वो आए हैं। और कल देखें ना किस तरह से आप ये ट्रैप कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, कि कल इन्हें ये पता था कि अब हम मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, हम ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, तहरीक इंसाफ का कारकुनान का मुकाबला नहीं कर सकते, इमरान खान के कारकुनान का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके जोश और जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी तमाम जबर फस्तायत, पूरी ताकत, शैलिंग, गोलियां, सब कुछ नाकाम हो गया है। तो अब एक साजिश के ज़रिए उनको ट्रैप किया है। कल इन्होंने अपने बंदे सिविल ड्रेस में नामालूम अफराद जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान में शामिल कर दिए, और वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उन्होंने कहा कि जी हम भी आए हुए हैं खान के नाम पे, खान के नारे लगाए उन्होंने। और तहरीक इंसाफ के कारकुन जो बेचारे खुद मुख्तलिफ जगहों से किराए पकड़ के और पैसे किसी से ले के आए हुए थे, उन्होंने इनको जो है इनको भी साथ ले गए, इनको मुख्तलिफ जगहों पर ठहरा के इन लोगों को खाना खिलाया। और आज जब इनके साथ आए तो पता चला कि ये ट्रैप था और इन लोगों ने उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। तो ये भी अब एक मामला है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अब पार्टी की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है कि ख्याल रखें, और बिल्कुल क्योंकि कुछ ऐसे इस्लामाबाद के मकामात हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन ठहरे हुए हैं, और अभी भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2 से 2.5 हज़ार लोग इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के ऐसे मौजूद हैं कि वो बिल्कुल लास्ट उसके लिए उन्होंने रखा हुआ है कि बिल्कुल एंड में जब कॉल दी जाएगी तो फिर वो आएंगे। तो ये अब है कि अब मालूम नहीं है कि ये जो बंदे कल जो तकरीबन कोई 70 के करीब इस तरह के बंदे जो हैं वो नामालूम अफराद सिविल ड्रेस में छोड़े गए थे जो मुख्तलिफ लोगों के साथ गए हैं। अब मालूम नहीं है कि उन्होंने किन किन घरों और किन किन मकामात और किन किन जगहों का उन्होंने मतलब चेक कर लिया है कि यहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं, और पता नहीं वहाँ पे अब शायद क्रैकडाउन भी हुआ हो, वहाँ से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया हो। लेकिन कल जो दावा किया गया था मोहसिन नकवी की जानिब से, वो दावा झूठ गलत साबित हुआ, और उन्होंने कहा कि अब सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में नहीं है। और लेकिन दूसरी तरफ इन पे दबाव भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, और तहरीक इंसाफ इस दबाव का कल फ़ायदा ले सकती है। दबाव ये बढ़ रहा है कि इन्होंने कोई 7 सड़कें जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की खोली हैं, 7 सड़कें, और वो इसलिए कि इनके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा आ गया था, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि कारोबार सारा रुक गया है और हॉस्पिटल्स में लोग नहीं पहुंच रहे, अद्वियात की किल्लत हो गई है, और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया हैं, जो चाहे वो सब्जियां हैं, गोश्त है, इस तरह की चीज़, उनकी सप्लाई चेन टूट गई है और उसकी वजह से चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई हैं और लोग अपसेट थे। मैं आपको बताऊँ कि मतलब आप ज़रा एक एक वाक़े को देखें ना, और इसकी अजियत को ज़रा फील कीजिए कि कितनी लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं, कितनी अजियत में हैं। कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, हमारे दोस्त हैं अब्दुल सलाम बोल टीवी में, तो अब्दुल सलाम उनकी मैंने पोस्ट देखी, उनके जवान भाई जो हैं बड़े, उनकी डेथ हो गई। तो खैर मैंने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया, मैंने पूछा, मैंने कहा जनाजा कहाँ पे है, और मैंने उन्हें बताया कि अभी तो सूरत हाल आपके सामने है, तो इंशाल्लाह मैं आपके पास हाजिर हूँगा। तो अब्दुल सलाम का मुझे शाम को उसके भाई की डेथ हुई, शाम को उसने पोस्ट लगाई, मैंने कुछ देर बाद उसकी पोस्ट देखकर उसको मैसेज किया, रात 2:25 पे उसका मुझे मैसेज आया और उसने मुझे बताया कि मैं उस वक्त से जब आपने ये मैसेज किया और मैं ऑफलाइन था, वो मैं ऑफलाइन इसलिए था कि मैं प्राइवेट गाड़ी ढूंढ रहा था और रास्तों का पता कर रहा था कि हम किस रास्ते से तौसा शरीफ जा सकते हैं, क्योंकि उनके भाई तौसा शरीफ रहते थे, उनकी फैमिली तौसा शरीफ रहती है और उनकी बहनें भी यहीं रहती हैं। अब आप ज़रा इस तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं ना, खुद थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाएं
کہ جن بہنوں کا جوان بھائی فوت ہو گیا ہو اور وہ 8 بجے اس کا صبح جنازہ اور 2:30 بجے وہ اسلام آباد سے نکلے ہیں پرائیویٹ گاڑی لے کے, تو اور راستوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اس کے بعد میری بات نہیں ہوئی کہ وہ جنازے میں پہنچ سکے نہیں پہنچ سکے. اس تکلیف اور اذیت اور کرب کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جبر کا نظام, یہ فسطائیت, یہ ظلم, یہ درندگی, یہ بربریت کس حد تک ہے کہ جن لوگوں کے اپنے اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کے جنازوں پہ پہنچنا اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صورتحال کس حد تک اس نے محسن نقوی, اس سرکار شہباز شریف نے, اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک کے لیے, وجہ یہ نہیں پاکستان کے لیے, وجہ یہ نہیں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے, وجہ ایک ہے ایک شخص کے لیے, قاضی فائز عیسیٰ. اور وہ ایک شخص کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ ان کی چوری, ڈکیتی, لوٹ مار کے لیے اس نے آئینی ترمیم بحال کی ہیں, اس نے نواز شریف کی اطاعت نااہلی ختم کی ہے, اس نے عمران خان کو سزائیں دلوائی ہیں, اس نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے عمران خان کے 85 لوگ ملٹری کورٹس میں ہیں, عمران خان کا بھانجا ملٹری کورٹ میں ہے. اور آپ ایک اندازہ لگائیں, اب آپ دیکھیں نا کہ ملٹری کورٹ میں جو لوگ ہیں ان کی فیملیز ہم سے رابطہ کر رہی ہیں, بتائیں کیا صورتحال ہے, کب تک کیس لگے گا. ان کو یہی کہا ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہے یہ کیس مشکل ہے, ان کا باہر آنا ناممکن نظر آتا ہے. ہاں اگر 25 کے بعد اس سے جان چھوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے نجات دلوا دی پاکستان کی, پھر اللہ تعالیٰ کرم کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ, اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا, فضل ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا. 25 تک تو کوئی امید نہ رکھیں کہ اس ملک میں کوئی سکھ کا سانس آئے گا, کوئی بہتری ہوگی, اور کوئی امید نہ رکھیں قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے. اور قاضی فائز عیسیٰ اس لیے ضروری ہے کہ اس نے مینڈیٹ چوری کو بچایا ہوا ہے, اس نے عالیہ نیلم کے ساتھ مل کے اور وہ ریٹائرڈ ججز جو لگوائے, کرپٹ ریٹائرڈ ججز لگوائے ٹربیونل کے طور پہ, اس نے 4 ججز ملک شہزاد کے جو سرنڈر کروائے. یہ جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. کہیں پہ ملک کا مفاد نہیں ہے, کہیں پہ پاکستان کا مفاد نہیں ہے, کہیں پہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کا مفاد نہیں ہے, اور لوگ خوف کا شکار ہیں. لوگوں کو واقعی اب نیند نہیں آتی, لوگ پریشان ہیں کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر آئینی ترمیم ہو گئی اور یہ شخص 3 سال کے لیے مزید اس ملک پر مسلط ہو گیا تو پاکستان کا ہوگا کیا. جس نے جبری, اس کے دور میں, قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جتنی جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں, پاکستان کے 77 سالہ دور میں کسی چیف جسٹس کی دور میں اتنی جبری گمشدگیاں نہیں ہوئی جتنی اس شخص کے دور میں جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں. جتنی پاکستان کے اندر انسرٹینٹی اور مایوسی اس شخص کے دور میں آئی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. کہ اس وقت ہر دوسرا پاکستانی نکل کے تو دیکھیں, مطلب آپ ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے صرف اس ایک شخص کی وجہ سے, جس نے اس عہدے پہ بیٹھ کے اور پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا جس نہج پہ آج آپ کو پاکستان نظر آ رہا ہے. پیچھے جو بھی ہے وہ سب کو پتا ہے. کروایا کس کے ذریعے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کروایا. 8 فروری کے الیکشن کی تاریخ اس کے ذریعے دلوائی. آرو جو نون لیگ کے کرپٹ لگائے ہوئے بیوروکریٹس ہیں ان کو آرو اس کے ذریعے لگوایا. 8 فروری کے الیکشن اس کے ذریعے کروائے. اس کے بعد مینڈیٹ چوری اس کے ذریعے بچوائی. ٹریبیونلز کو کام سے اس کے ذریعے رکوایا. عامر فاروق صاحب کو سپورٹ اس کے ذریعے کروائی. عالیہ نیلم اس کے ذریعے لگوائی. ملک شہزاد احمد خان کو لاہور ہائی کورٹ سے اس کے ذریعے لائے. عمران خان کے کیسز اس نے نہیں لگائے. جبری گمشدہ لوگوں کے کیسز اس نے لگائے. لیول پلینگ فیلڈ اس نے نہیں دی. عمران خان کو سزا دینے والی نیچے عدالتوں کو سپورٹ اس نے کیا. ہر چیز اس ایک شخص کے ذریعے ہوئی ہے. پیچھے جو بھی ہے وہ پورے پاکستان کے بچے کو پتا ہے, لیکن ہوئی کس کے ذریعے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے. اور اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ کو یہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, یہ مسلط رکھنا چاہتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز, انہوں نے آج جھوٹا بیانیہ بنایا. دیکھیں یہ اتنے بد نصیب ہیں, یہ اتنے بدقسمت ہیں, اور ظاہر ہے یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ جب بھی یہ جھوٹ پہ مبنی کو بیانیہ بنانے لگتے ہیں تو کوئی اللہ کی طرف سے ایسی چیز ہوتی ہے کہ ان کا بیانیہ پٹ جاتا ہے. انہوں نے پورا ایک ماحول بنایا, ایک پولیس اہلکار جو ڈیوٹی پہ تھے اور وہ ان کی جان گئی. وہ ان کو تو میں شہید ہی کہوں گا کہ وہ شہید ہیں, ظاہر ہے ڈیوٹی پہ تھے اور ان کی جان گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے. لیکن انہوں نے جھوٹا بیان یہ بنایا کہ پی ٹی آئی والوں نے اس کو اغوا کیا, ٹارچر کیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس طرح سے اس کو قتل کیا گیا. اب ان کے بیٹے کا 4 منٹ کا ایک 4 منٹ کی گفتگو ہے, وہ اینڈ میں لگاؤں گا, آپ سنیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ان سے بات ہوئی تھی اور وہ بالکل ان کے اوپر کوئی ٹارچر نہیں ہوا, بالکل وہ زخمی نہیں ہوئے تھے. ہوا یہ کہ وہ جو آنسو گیس ہے اور یہ جو ایکسپائرڈ شل ہیں, جو زہریلے شل ہیں, اس سے وہ افیکٹ ہوئے. پہلے وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے اور اس طرح سے وہ جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہوئی, ہاسپٹل گئے اور وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ اغوا کیا ہو. باقی پتہ نہیں اب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو رپورٹ آئی ہے نہیں آئی. ویسے رپورٹ بھی کیا مسئلہ ہے, جس ملک کے اندر 17 سیٹر پارٹی کو فارم 47 کے ذریعے جو ہے وہ 215 سیٹوں تک پہنچا دیا جائے, جن کے پاس 17 اور ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس 20-25 اور ہوں گی, یعنی جن کے پاس 37 سیٹیں تھیں ان کو آپ 215 پہ اگر پہنچا سکتے ہیں تو فارم 47 والی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال پتہ نہیں ہے. باقی
हालात और सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर का इस वक्त तक जब मैं ये बात कर रहा हूँ 6:44 हो गए हैं, इस लम्हे तक अली अमीन गंडापुर को 27-28 घंटे हो गए हैं, उसका कोई पता नहीं है। केपी के असम्बली का इजलास जो है अभी शुरू होने वाला है, अभी होगा, उधर से बड़े सरप्राइजेज आएंगे। प्लान बी अब नई टीम तैयार कर रही है और कल बड़ी हलचल का इम्कान है। और इसी तरह से जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने अब ये कह दिया कि अली अमीन गंडापुर गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। और अली अमीन गंडापुर का जो इन्होंने एक वीडियो जारी की कि अली अमीन गंडापुर निकल रहे हैं, वो भी झूठी साबित हुई। इनका हर बयानिया झूठ, इनकी हर बात गलत बयानी, इनसे इतनी। अब आप एक चीज और देखें, अता तारा ने किसी नामालूम मकाम से एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया, नामालूम मकाम से। क्यों आते ना आप डी चौक पे खड़े होकर अता तारा बयान देना, क्यों नहीं निकलता, क्या खौफ है? अता तारा कई नामालूम मकाम से दे रहा है बयान, और बयान दे रहा है हमीद हुसैन के हक में, हमीद शाह के हक में, लेकिन उसमें तारीफें आर्मी चीफ की और फौज की कर रहे हैं। और भाई आप खुदा का खौफ करें आप, मतलब। और मैं आपको बताऊं, अगर इस्टेब्लिशमेंट में से कोई इन फैक्ट्स को देख लेना कि पीटीआई का जो अशर बाजवा ने जो फिगर्स जारी किए थे, पिंडी एहतजाज जो था 2,40,000 व्यूज थे, सिर्फ जो प्रोटेस्ट वहां से ग्राउंड से दिखाया गया। उसके जो यूट्यूब वीडियोस हुई हैं उनको निकाल दें, उनको अगर आप उनको ऐड कर लें यूट्यूब वीडियोस, यानी अगर 70-80 लोगों ने उसके ऊपर वीडियो किए, 100 लोगों ने, तो तकरीबन कोई 6 से 7 करोड़ टोटल व्यूज बन जाते हैं। 6-7 करोड़ लोगों ने पीटीआई के पिंडी प्रोटेस्ट को यूट्यूब पे देखा है। और अगर आप इसमें टिकटॉक को और फेसबुक को इनको ऐड कर लें तो फिर तो हिसाब ही कोई नहीं है, फिर तो हिसाब ही कोई नहीं है। सिर्फ अब यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे 6 से 7 करोड़ लोगों ने पीटीआई के पिंडी प्रोटेस्ट की वीडियोस प्लस उसके ऊपर होने वाले व्लॉग्स देखे हैं। और आपको पता है जो नून लीग के मिनिस्टर सारों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं वो कितने लोगों ने देखी? 77,000। कहां 7 करोड़, कहां सिर्फ 77,000, 1 लाख के ऊपर भी ये नहीं पहुंचे। तो एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए लोगों को देखना चाहिए कि इनसे, इन चेहरों से जिनके जरिए तारीफें करवाई जा रही हैं, इनसे लोग इतनी नफरत करते हैं, इनकी शक्लों से लोग इतने बदजन हैं कि ये टीवी पे आते हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, लोग आगे गुजर जाते हैं, इनको देखता कोई नहीं है। इनके जो हामी चैनल्स हैं वो इनकी चीजें नहीं लगाते, इनके जो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी चैनल्स लाइव दिखाते हैं। जाहिर है टीवी चैनल्स ने माल लिए हुए मालकान है तो इसलिए लाइव दिखाते हैं। तो ये इनके हालात हैं। ये जिस शख्स का नाम अपने मुंह से निकालते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं उसके बारे में। अगर कोई वहां पे कोई इस चीज को समझता, वो सबसे पहले इन पे पाबंदी लगाता, नून लीग के इन 10 लोगों पर, कि तुमने अब फौज और फौज की क़यादत का कोई नाम नहीं लेना, कोई लफ्ज नहीं बोलना, क्योंकि तुम लफ्ज कोई जिसके बारे में मुंह से लफ्ज निकालते हो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। इस हद तक इन लोगों के अंदर जो है वो नफरत है। और फिर एक और देखें आप कि इनका प्लान ये था कि ये हफ्ते और इतवार को एक खतरा था कि हफ्ते और इतवार को भी ये आईनी तरमीम ले आएंगे काजी फायसा की एक्सटेंशन की, लेकिन हफ्ता आज इतवार भी गुजर गया और बढ़ गया इनका सारा प्लान। और डी चौक का मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर आईजी इस्लामाबाद ने भी झूठ बोला, गीदड़ भपकियाँ थी, और ये मिल गया है, वो मिल गया है वहाँ से केपी के हाउस से। और भाई 120 अगवानी आपने गिरफ्तार किए हैं, कहाँ है वो 120 अगवानी? बताएं ना कहाँ से आपने गिरफ्तार किए हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये अगर 120 अगवानी ये प्रोड्यूस करेंगे तो ये फिक्स मैच होगा। पूरे इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को पता है कि एक मारूफ हाउसिंग सोसाइटी है जिसके मालिक इस निज़ाम के साथ ऑन बोर्ड हैं। उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो बताया जाता है कि 400 से 500 अगवानी जो हैं उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी में रखे हुए हैं, और वो उन अगवानियों को असल में इस्तेमाल करते हैं कब्ज़ों के लिए। और अगर ये 120 अगवानी प्रोड्यूस करेंगे तो ये सब ड्रामा होगा। ये ड्रामा इस तरह से होगा कि उसे हाउसिंग सोसाइटी से 120 अगवानी लाएंगे, उनसे एतराफ़ी बयान दिलवाएंगे, और एतराफ़ी बयान दिलवा के उनको अदालतों में पेश करेंगे। और महीने बाद ना आपको याद होगा ना मुझे याद होगा, पिछले 2.5 साल में इन्होंने कोई 200-250 झूठी इस तरह की चीज़ें की। आज हम में से किसी को याद ही नहीं है, हम भूल भुला गए, हमें तो दूसरे दिन बाद भूल जाती है। तो ये अगर ये करेंगे भी तो